कंटिन्यू सोसाइटी में हूँ और 25 केजी का फैट लॉस करा है। एनर्जी स्टेमिना बहुत अच्छा हुआ है और बाल, त्वचा, नाखून ये तो सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो हेयर को लेके है। आप सभी रेडी हैं तो कॉपी पेन ले लें, क्योंकि टॉपिक मेरा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती। और मुझे तो मालूम है क्योंकि मैंने इतने दिनों तक पढ़ाई करी है, तो मुझे पता है क्या क्या चीजें, बट आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी। सभी अपने कॉपी पेन दिखाएं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि हमारे बाल कैसे उगते हैं, क्यों उगते हैं, क्यों जरूरी है, क्यों झड़ते हैं। कितने सारे सवाल है ना। आजकल तो मिडिल एज में ही, मतलब 18-19 साल के बाद ही बाल है ना सफेद हो जाता है। इतने सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं, बट ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे बालों को चाहिए क्या, हमारे बाल किससे बने हुए हैं। यदि हम उनके कारणों को समझ लेंगे ना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए इनकी टेक केयरिंग करना। तो आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं तो अपने पेन और डायरी दिखाएं कि हम सभी रेडी हैं। तो देखो, बाल क्या है, हमारे स्किन का हिस्सा है ना, स्किन का हिस्सा है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स में आता है स्किन। तो कितने सारे बाल होंगे, देखो हर पूरे स्किन, पूरे शरीर के ऊपर बाल है। इनकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती। जैसे आकाश में कितने तारे हैं, उनको कोई गिन सकता है? 500,000 से भी ज्यादा हमारे पूरे शरीर पे बाल है। आप यकीन कर सकते हैं इतने सारे बाल होंगे? यकीन ही नहीं कर सकते। तो जो हमारी त्वचा रहती है ना, हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। तो ये जो बीच वाली जो लेयर होती है ना, डर्मिस वाली जो लेयर है, यहाँ से बाल उगता है। यहाँ उसके हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिससे बाल उगता है। तो उगता क्यों है, इसकी जरूरत क्या हो गई हमारे शरीर के ऊपर? देखो, बाल एक जरूरी ऑर्गन नहीं है शरीर के लिए। जिंदा रहने के लिए बाल होना जरूरी नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाल झड़ रहे हैं, हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए जरूरी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा ब्रेन हुआ, सेंट्रल ऑर्गन, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ये हमारे नेसेसरी ऑर्गन है। इनके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो हमारा शरीर क्या करता है कि इनको पोषक तत्व देने के लिए सबसे पहले बाल को गिरा देता है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले इफेक्ट हमारे शरीर पे दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देने लगता है। तो बाल क्यों जरूरी है? एक तो क्या है, देखो बाल सिर पे हैं तो हमें धूप से बचा लेंगे, है ना। कोई भी पहले के जमाने में क्या होता था कि आदि मानव जब थे, जब वो पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, क्योंकि कोई कपड़े तो पहनता ही नहीं था। और पूरे शरीर पे बाल होने के पीछे रीजन ये होता था कि वो उनको प्रोटेक्शन देते, पूरे शरीर को प्रोटेक्शन मिल जाता था। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर नहीं इंटर कर पाए। बेसिकली स्किन होने के पीछे रीजन ही रहता है ना, हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये हमारे हेयर का भी यही काम है कि ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमारी आईब्रो है, पसीना आ रहा है तो हमारी आंख को प्रोटेक्शन मिल रहा है। आंख को कवरिंग करने के लिए पलक के ऊपर भी बाल, तो प्रोटेक्शन के लिए बालों को बनाया गया है हमारे शरीर के ऊपर, है ना। बट अब जैसे प्राचीन काल से तो हम आज की लाइफ स्टाइल को कंपेयर करें तो हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, ज्यादा मतलब हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके का हो गया जिसके कारण बालों की रजिया ही उड़ गई। अब बालों का देखो क्या है ना, सब मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में बाल जो है ना इतना नेसेसरी ऑर्गन नहीं है, बट जरूरी भी है। सिर पे यदि बाल नहीं हो तो कोई उसको देखना पसंद नहीं करता। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है यदि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, यदि हम मोटे ज्यादा हैं, पतले ज्यादा हैं। ऐसे ही कुछ, अगर जेंट्स के सिर पे बाल नहीं हो ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेडीज को भी अच्छा नहीं लगता, लेडीज को तो उससे भी ज्यादा बेकार लगता है। तो देखो, हम
आप थोड़ा सा डीपली जानेंगे कि अंदर से स्ट्रक्चर कैसे डेवलप है, हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से हेयर को क्या क्या चीजें चाहिए रहती है जिसके कारण बाल अंदर से बाहर तक आता है। मतलब ये डर्मिस वाली लेयर से एपिडर्मिस पे ऊपर सतह पे हमें दिखाई देते हैं। तो उगता कहाँ से है? डर्मिस वाली लेयर से। बहुत जो डर्मिस एपिडर्मिस हमारी स्किन के नीचे से उगता है। सबसे नीचे गमले लगे हुए जैसे पौधा लगाते हैं ना, पौधा लगाते हैं तो पौधे में पहले गमले में गमला लेके आते हैं, गमले में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद पानी डालते हैं, सूर्य की रोशनी में रखते हैं, जब वो अपना धीरे धीरे करके वो ग्रो करना शुरू होता है। तो ऐसे ही कुछ बाल का भी रहता है। बाल के लिए भी क्या है कि गमले लगे हुए हैं, ईश्वर ने सबके गमले लगा के दिए, तो उसमें भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब से मिलके बाल बनता है। प्रोटीन का बना हुआ बाल होता है। 18 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलके एक बाल का निर्माण करते है ना। बाल को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाल हमारे शरीर की खिड़की है, कि हम अंदर से कह सकते हैं। अंदर से यदि हमारे पूरे पोषक तत्व, हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, तो हमारे बाल भी हेल्दी है। क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शन ये है कि जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को जरूरत होती है, तो बाहर की सप्लाई बंद कर देता है। बाहर की सप्लाई, बाहर का पोषक तत्व, विटामिन इतने जरूरी नहीं है जितने जरूरी हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी को है, हमारे ऑर्गन्स को जितना जरूरी है। तो इसीलिए बाल को देख के, हमारी त्वचा को देख के, बाल, त्वचा, नाखून, ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये सब बाहरी हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान कितना स्वस्थ है यदि उसकी स्किन हेल्दी है। स्किन के ऊपर ही तो बाल है। तो देखो बाल का पूरा आप स्ट्रक्चर को देखिए कि नीचे एक गमला लगा हुआ है, इसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। वहां से एक पेपिला नाम की एक सेल्स है जो नीचे से न्यूट्रिशन, हमारी जो नर्व है, हमारे जो पैसल्स हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेके सप्लाई जिसका अच्छा है। देखो बाल के लिए हीमोग्लोबिन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आयरन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन मिले। अब प्लांट को अंदर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बाल को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बाल कैसे बढ़ेगा। इसीलिए हेयर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन यदि किसी इंसान का कम है तो भी उसके बाल अच्छे नहीं होंगे, तो भी उसके बाल पतले हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। तो सारा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, पूरे विटामिन, पूरे मिनरल्स की जरूरत होती है एक बाल। तो नीचे से हम शुरू करें तो हमारे हेयर बर्ड, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं जिनके अंदर एक पैपिला नाम की एक सेल होती है। वहां से बाल धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। बढ़ने की भी स्टेजेस हैं कि कैसे बढ़ेगा, कैसे ग्रो करेगा। तो देखो इसके अंदर, देखो आपको इस स्ट्रक्चर में शो हो रहा है कि एक सीबम ग्लैंड है, एक स्केबियस ग्लैंड है। मतलब ये जो ग्लैंड है ना, ये नेचुरली उसको हाइड्रेशन करती है, ये नेचुरली उसको पानी देती है। ये ग्लैंड का बेसिकली काम क्या है कि ऑयल देना। ऑयल किस लिए जरूरी? क्योंकि सिल्की बनाएगा, त्वचा को भी चिकनाई देगा और हमारे हेयर को भी चिकनाई देगा। तो ये जो है हेयर को अपने आप ही न्यूट्रिशन मिलता है, अंदर से हमारी त्वचा से अपने आप ही न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये जो ग्लैंड है इनको अपने आप ही प्रोवाइड करती रहती है। इसके अलावा मसल्स भी है जो इसको बांध के रखती है, तो स्पेशली इसके लिए जो मसल्स है वो इसमें शो हो रही है। तो देखो ये पूरा हेयर ऊपर निकल रहा है। तो इसकी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में ये कवर होता है। नेक्स्ट, हाँ देखो ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यदि जैसे मैं तो बोल रही हूँ ना, ये मेरा ये बाल है, इस बाल को मैंने यहाँ से काटा, ऐसे बीच में से काटा, तो इसके अंदर से इतनी सारी लेयर्स निकलेगी। पहले वाली सबसे सुपरफिशियल क्यूटिकल लेयर। अब क्यूटिकल लेयर तक यदि हाइड्रेशन बराबर पहुंच रहा है, सीबम उसका ऑयल बराबर पहुंच रहा है, तो ये लेयर अच्छी होगी। हमारे हेयर ड्राई नहीं रहेंगे, हमारे हेयर सूखे नहीं रहेंगे। और अंदर कॉर्टेक्स वाला पार्ट यदि अच्छा है तो हमारे बाल मोटे दिखाई देंगे, और नहीं तो पतले हो जाएंगे। तो ये अंदर एक सफेद वाला मेड्यूला है, ऐसे काटेंगे, यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बाल के इस तरीके की लेयर्स दिखाई देंगी।
अब ये तो ऐसे काट के देख लिया हमने। अब बाल को जड़ से नीचे से कैसे उगता है उसकी स्टेजेस देखिए। सर नेक्स्ट, अब देखो ये वाली स्लाइड में ये शो हो रहा है कि इसकी 3 स्टेजेस है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। ये 3 स्टेजेस में बाल बढ़ता है। जो एनाजन वाली स्टेज है ना, इसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी बताया ना गमले टाइप का हेयर फॉलिकल्स है जो कि नीचे से न्यूट्रिशन ले रहा है। नर्व, ये पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम से हमारे ब्लड का सप्लाई होता है, तो सप्लाई के थ्रू वो नर्व से ऑक्सीजन ले रहा है, पूरा विटामिन मिनरल्स ले रहा है, जिसके कारण बाल ये गमले के अंदर उगना शुरू हो गया। गमले के अंदर जैसे मिट्टी भरी होती है ना, ऐसे ही ये विटामिन मिनरल्स भरे हुए थे, यहाँ से हमारा हेयर बड उगना शुरू होता है। तो उगने में कितने साल लग जाते हैं, है ना? 2 से लेके 8 साल तक धीरे 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 करके ये उगता है। 90% हमारे जो 90% बाल है ना, ये ग्रो अवस्था में, इसको ग्रोइंग अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद में ये कैटाजन स्टेज में जाता है। कैटाजन स्टेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अब ये बढ़ तो रहा है, ग्रो हो चुका है, बट अब ये यहाँ सिर्फ पड़ा हुआ है। अब इसमें ना तो जो है ग्रोथ हो रही है और ना ही ये गिर रहा है। इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। यहाँ ये कुछ दिन रहता है, हो सकता है 2-3 महीने रह जाए, हो सकता है 4 महीने रह जाए। ये डिपेंड करता है कि एनाजन स्टेज हमारी कैसी, हमारा ग्रोथ वाला फेज कैसा रहा था, उसके ऊपर ये कैटाजन स्टेज डिपेंड करती है। और उसके बाद में टेलोजन स्टेज, लास्ट वाली स्टेज में तो क्या हुआ कि हेयर ने अपनी जगह छोड़ ही दी। अब वो छोड़ दी, अब वो गिरने वाला है। यदि वो जरा सा धक्का लगेगा तो गिर जाएगा। हो सकता है धक्का लगते लगते 3 महीने भी हो जाए और ज्यादा दिन भी हो जाए। ये गिर गया, अब गिर गया तो वापस से हमारा सिस्टम क्या है, रीजनरेट होता है। फिर एनाजन स्टेज आ जाती है, फिर एनाजन स्टेज से नया फॉलिकल बनता है, फिर नया फॉलिकल से नया हेयर रूट बनता है, नई शार्प निकलती है, जैसे पेड़ बन निकलता है ना, ऐसे ही हमारा बाल भी ग्रो होते जाता है ना? और किसी को हेयर फॉलिकल ही खत्म हो जाए तो कितना भी न्यूट्रिशन दे दे, बाल उगता ही नहीं है, क्योंकि गमला ही नहीं है अंदर। यदि गमला हेयर बर्ड यदि है तो हम उसको न्यूट्रिशन दे दे के बाल को उगा सकते हैं, बट अंदर जड़ ही नहीं है उसकी, तो वो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? तो इतनी न्यूट्रिशन की इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके कारण अंदर का गमला ही खत्म हो जाता है। तो देखो ये स्टेजेस हैं जिनमें हमारा बाल अंदर से बाहर तक चलता है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, और फिर वापस से यही घूम के आ जाता है। रिसाइकलिंग इसकी चलती रहती है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। नेक्स्ट वाली में यही बताया है कि हेयर ऐसे 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 करके चलता रहता। बट और हम डीपली देखें अंदर वाली कि हेयर कैसे वो ग्रो हुआ। सर नेक्स्ट। तो देखो नीचे से नर्व है हमारी आर्टरी और वेंस जो हमारे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को लेके हेयर फॉलिकल के पास गई। हेयर फॉलिकल से वहां से हेयर बढ़ना शुरू हुआ, तो उसमें पानी चाहिए रहता है, तो सीबम ग्लैंड है वो पानी दे रही है, और पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे जो मिलके एक हेयर को इपिडर्मिस लेयर तक लेके आया। इपिडर्मिस लेयर फिर उसको जगह दे रही है। रोम छिद्र है ना, ये छोटे छोटे जो छिद्र दिए हुए हैं ना, ये हेयर फॉलिकल के निशान। और फिर हेयर अपने आप ग्रो करके ऊपर आया, है ना? ये कितना बड़ा फंक्शन है हमारे शरीर का। यदि हेयर बर्ड अच्छा है, हेयर फॉलिकल अच्छा है, प्रॉपर उसको विटामिन मिनरल्स सब चीजें मिल रही है, तो हेयर बहुत बढ़िया। पर लोग सोचते हैं कि कुछ ऊपर से लगा ले तो हेयर लंबे हो जाए। ऐसा संभव है क्या? क्योंकि ये तो हमारी अंदर डर्मिस वाली लेयर का काम है। तो आजकल क्या ये देखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम इसको मान सकते हैं, किसी का देखा होगा ना जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा मान सकते हैं कि जिसका बाप के बाल उड़े हुए थे, दादा के बाल उड़े हुए थे, दादा के बाल उड़े हुए थे, तो
उसके भी उड़ गए। देखा है ना फैमिली में, जेनेटिकली ऐसा होता है, जेनेटिकली ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। क्यों होते हैं मेल में? क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पीक लेवल पर चला जाता है तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम आती। जेनेटिक फीमेल में भी होता है। फीमेल बाढ़ने, फीमेल मेल के बाल तो कैसे उड़ते हैं कि यहाँ से गंजा होता है बीच वाली खोपड़ी से, और आगे से डब्ल्यू शेप में ऐसे ऐसे उड़ते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। यदि उसने ध्यान नहीं दिया है तो इसकी भी स्टेजेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवंथ स्टेज, ऐसी कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें वो उड़ते उड़ते साफ हो जाता है यदि उसने बराबर ध्यान नहीं दिया। देखो यदि प्रॉपरली, जैसे पौधे को पानी हवा सब मिलती रहती है तो पौधा बढ़ा ही रहता है, वो नहीं गिरता है। पर ऐसे ही हमारे शरीर में प्रॉपरली यदि न्यूट्रिशन, प्रॉपरली विटामिन चले जाते हैं तो देखो विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादातर हमारे हेयर्स के लिए होते हैं। बायोटीन जिसमें बेसिकली आता है, तो बायोटीन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुल के हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमारी स्किन में से अभी ये जो रोम छिद्र इनसे पसीना निकलता है, स्वेटिंग होता है, उससे बाहर निकल जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए फैट, गुड वाला फैट ओमेगा 3 नेसेसरी है, वो होगा तो वो टिकेगा, नहीं तो वो नहीं टिकेगा। ये सारे विटामिन हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो फीमेल्स के तो यहाँ से जब मांग निकलती जाती है तो देखो थोड़ा सा यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि बालों को ज्यादा टाइट खींच के ना बांधे। जिस स्थिति में हम बांध के रखते हैं उस स्थिति से हेयर एक्सटेंशन की वजह से बाल झड़ने लगता है, खींचने की वजह से, तनाव खींचने की वजह से बाल झड़ने लगता है। देखो बाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाल जिंदा है। कैसे जिंदा है? जब हम पार्लर में जाते हैं बाल कटवाते तो हमको दर्द होता है? बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि ये टेलोजन स्टेज में आ चुका है। अब यहाँ तक बाल टेलोजन स्टेज मतलब कि ये टेलोजन और केटाजन स्टेज में चल रहा है। ज्यादातर बाल केटाजन स्टेज में चल रहा है कि वो अभी यहाँ है अपने रेस्टिंग फेज पे, तो यहाँ से काटेंगे तो दर्द नहीं होगा। बट मैं इसको एक बार को यहाँ से ऐसे पकड़ के खींचूंगी ना तो मुझे दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि हेयर फॉलिकल से जुड़ा हुआ है। यदि वो वहां से निकल चुका है तो दर्द नहीं होगा, पर यदि वो उसमें अटैच है तो दर्द होगा। तो बाल भी जिंदा है अंदर, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके कारण बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया आपने सुना होगा, और तो और इतने सारे स्किन डिसऑर्डर जो भी होते हैं, ये सारे डिसऑर्डर हमारे अंदर केमिकल्स की वजह से ज्यादा होते हैं। तो देखो कितनी सारी हेयर प्रॉब्लम्स हैं जिनका कारण ये है। कारण को यदि आप समझ लेंगे तो सॉल्यूशन भी मिल ही जाएगा, है ना। सॉल्यूशन क्या है? जो कारण को समझ लेगा। क्या क्या कारण है? लैक ऑफ प्रोटीन। अब देखो सारे बाल, त्वचा, नाखून हमारे सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बेसिकली कैरोटीन प्रोटीन होता है, कैलोजन प्रोटीन से मिलके हमारे बाल बने हुए रहते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में जाता ही नहीं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा, बाल तक नहीं पहुंच रहा, तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है विटामिन और मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से हेयर लॉस होता है। अब विटामिन, बायोटीन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, विटामिन D चाहिए, विटामिन C चाहिए, एंटी हमारे हेयर्स को बना के रखें। एलोपेशिया, बाल झड़ने की प्रॉब्लम ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है। हमें नहीं पता होता, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर कब वीक हो गई, तो हमारा शरीर तो बाहर का सप्लाई बंद करेगा, क्योंकि अंदर तो उसको जरूरत ज्यादा है ना। तो हमें इतना खाना है ताकि वो बाहर तक सही से हट रहे हो, है ना। तो आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी का मतलब कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन कम है, खून की यदि कमी है तो प्रॉपरली ऑक्सीजन बालों की जड़ों में नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बाल कैसे ग्रो करेगा? सीधी सी बात है। हाइड्रेशन, पानी की कमी, क्योंकि 70% जो बाल है वो पानी से मिलके बना। फॉलिकल अंदर की बात करें, बाहर से तो पानी नहीं दिखाई देगा बाल में, क्योंकि उसके लेयर्स में वो दिखाई नहीं देता, बट अंदर जो हेयर का फॉलिकल है, अंदर जो उसका गमला बना हुआ है, उसको हाइड्रेशन चाहिए, पानी चाहिए प्रॉपरली,
ताकि वो सारी चीजों को ग्रो करवा सके, हमारे बाल को ग्रो करवा सके। इसके अलावा स्ट्रेस, आज की दुनिया में स्ट्रेस इतना बड़ा कारण हो गया है, सब बीमारियों का कारण। स्ट्रेस कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। हार्मोनल इम्बैलेंस मेल और फीमेल दोनों में होता है। थायराइड विशेष कारण है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म विशेष कारण है। उसकी त्वचा, बाल, नाखून सब बेकार ही बेकार रहेंगे, बाल गिरते गिरते रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन लेकर आते हैं पेशेंट कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमारी त्वचा बहुत ड्राई है, हमें इतना ज्यादा ये हो रहा है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड ठीक हो जाएगा तो बाल अपने आप सही हो जाएंगे। पीसीओडी भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है। इसके अलावा मेल में ज्यादातर बहुत बड़ा कारण है। जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम विटामिन मिनरल्स देके ठीक कर सकते हैं। जो बाल गिर गया, जिसका जड़ खत्म हो गया, अंदर से फॉलिकल खत्म हो गया, वो तो नया जनरेट नहीं होता है, बट जिनके फॉलिकल्स अंदर दबे हुए हैं, यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल जब पीक पे चला जाता है तो एक दूसरा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, हम यहाँ इस कम्युनिटी से बहुत अच्छे से सीखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है तो हमारे हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन करने लगते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं के बाल झड़े होंगे। जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं उस टाइम पे बाल बहुत झड़े होंगे। क्यों झड़े होंगे? क्योंकि उस टाइम में पूरा शरीर हमारे फीटस के डेवलपमेंट में लगा हुआ रहता है, बच्चे की ग्रोथ में लगा हुआ रहता है पूरा शरीर। तो बाहर की सप्लाई को कम से कम करने का प्रयास करता है, इसीलिए उस टाइम में बाल बहुत झड़ते ना, है ना। और क्या रह गया? पीसीओडी हो गया। एजिंग, एक एज होने के बाद में भी बॉडी अंदर वाले सपोर्टिंग में लगी रहती है, बाहर का सप्लाई कम करती है, इसलिए एज बढ़ती है, वैसे वैसे बालों में इफेक्ट आने लगता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी पावर कम होता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विटामिन चाहिए रहते हैं? हम यहाँ सीखते हैं ना कि विटामिन सी चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, विटामिन डी, मतलब इतने सारे मल्टी विटामिन से जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इम्यूनिटी पावर का तो आपने कोरोना में भी देखा है ना कि जिंक खाइए, ये सब खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, ये सब खाने से हमारे बाल जनरेट होंगे, हमारे बाल हेल्दी रहेंगे, है ना। तो इन सब कारणों पे यदि हम डिस्कस कर लेना तो बाल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा यदि हमारी लाइफ से हम बहुत सारी चीजों को छोड़ दें, स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब क्या करते हैं कि हमारे जो बाल की जो नसें रहती है ना उनमें ब्लॉकेज कर देते हैं, उनमें सप्लाई बराबर नहीं हो पाता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उन लोगों का बाल तक सप्लाई बराबर नहीं हो पाता है, इसीलिए बाल उनके झड़ते रहते हैं। अब ये यहाँ पर एक शो हो रही है स्किन बूस्टर। अब इसमें ये सारे विटामिन हैं जो हमारे बाल के लिए हेल्दी होने के लिए चाहिए रहते हैं। विटामिन सी, अभी मैंने बात करी विटामिन सी, विटामिन ई तो इसमें नहीं है। ई के लिए तो हमें ओमेगा 3, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अलसी होता है, इनमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और इन सब में इतने मल्टीविटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। बायोटीन है इसके अंदर जो हमारी जो बाल की थिकनेस है उसको बढ़ाएगा, बाल को मजबूत करने में हेल्प करेगा। मल्टीविटामिन के अंदर सब कुछ है, सारे विटामिन हैं। विटामिन B12 चाहिए, तभी हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो पूरा सप्लाई को हमारे बाल के हेयर रूट तक लेके जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो हमें पर डे खाना चाहिए ताकि हमारे बाल हेल्दी रह सके। हमें टेक केयरिंग के लिए बाल को हफ्ते में 2 बार अच्छे से वॉश करना चाहिए। टेक केयरिंग यदि आप अच्छे से करेंगे ना तो बाल अच्छा हेल्दी रहेगा। ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि वो हेयर रूट के अंदर जाके हमारे हेयर के रूट को डैमेज करेगा, हमारे फॉलिकल्स को डैमेज करेगा। इसलिए खूब ज्यादा केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लगाते रहते हैं डाई, उनके देखना अंदर की जो स्किन रहती है ना वो इतनी आते हैं, बहुत सारी एलर्जी लेके आते हैं जिनसे कारण नहीं जानते। देखो बाल सफेद होने का क्या कारण है? बाल सफेद होने का कारण ये
रहता है कि हमारा पिगमेंट है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स स्किन अपने आप जनरेट करती है, ऊपर वाली लेयर में ये मेलानोसाइट्स की वजह से हमारे स्किन का कलरिंग है वो कलर प्रदान कर रही है। तो जो मेलानोसाइट्स डिस्टर्ब हो जाता है ना, बॉडी को पता नहीं रहता है, पूरे विटामिन मिनरल्स नहीं पहुंच पाते हैं, उसको नहीं पता रहता है, इसलिए मेलानोसाइट डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब होने के पीछे रीजन क्या? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल हमारी सही नहीं रही, आजकल बच्चों की लाइफ स्टाइल सही नहीं है, इसलिए कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं। झड़ना तो अलग बात है, सफेद का ज्यादा टेंशन रहता है। बहुत सारे लोगों को होगा यहाँ पर कि बाल सफेद हो गए, अब उसका क्या करें? तो नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढे। नेचुरली टाइम है सर हमारे पास। एक मैं ना थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आप नेचुरली अपने घरों में एक अचार तैयार कर ले। अभी अचार का सीजन चल रहा है ना, उस रेगुलर बेस पे यदि जिनके बाल व्हाइट भी हो गए तो यदि उस ऑयल को रेगुलर बेस पे लगाया जाए तो हो सकता है कि बाल थोड़े थोड़े अपने आप ही नेचुरल कलरिंग जैसे दिखाई देंगे। तो नोट कर सकते हैं सर, टाइम है थोड़ा सा। चलेगा मैम, अगर 1-2 मिनट है रेसिपी तो चलेगा, नहीं तो आप अगर लंबा समय लगेगा तो बताएं। नहीं ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बस फटाफट आप यूज कर सकते हैं। देखो 3 तो जो है हमें ऑयल लेना चाहिए, 3 टाइप के ऑयल, जो कि नेचुरल वाले ऑयल मुझे ही आज तक नहीं मिले एक सरसों के तेल के अलावा क्योंकि नेचुरली तेल जो जहां से बनता है ना, मतलब कहना चाहिए उसको ज्यादा गर्म करने वाली चीजों से नहीं बना हुआ नेचुरल ऑयल यदि कहीं से मिले तो 100 ml के एक आमंड ऑयल, एक ऑलिव ऑयल और एक जोजोबा ऑयल आता है, तीनों ऑयल को 100 ml के एक बर्नी में डाल लें। अब उस बर्नी में आप नोट कर रहे हो तो लिख ले, मैं बाद में नहीं बताऊंगी, लिख लेना जिसको भी लिखना है अभी, ठीक है? तो उसमें आप डाल सकते हैं, नोट कर ले आपका, एक तो कार्डामोम इलायची 1 ग्राम, लौंग 1 ग्राम, कपूर 1-2 नग जो आता है ना अपने पूजा वाली थाली वाला, वो 1-2 नग उसमें ऐड कर लें। आंवला, देखो आंवले का पहले से यूज होते हुआ आ रहा है कि हमें खाना भी चाहिए, अंदर से भी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाता है, विटामिन सी मल्टी मिनरल्स से भरपूर होता है, तो आंवले को हमें रेगुलर बेस पे खाना भी है और इसमें भी हम 10-15 नग उसमें डाल सकते हैं। कॉफी ले लें 50 ग्राम, ये उसको नेचुरल कलरिंग के लिए, सिकाकाई ले लें आप, इन सबको अचार डाल के रख दें और 5-6 महीने के बाद में इस ऑयल को यूज करा जाए तो नेचुरली हमारे हेयर्स में इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे रहेंगे हमारे हेयर्स। ये कर सकते हैं जिनके बाल सफेद है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे यदि लगाएंगे ना तो अंदर से जो नए जो रूट है ना, जो दब गए हैं, फॉलिकल्स अंदर है, गमला यदि अंदर है तो वो बाल भी अपने आप ग्रो करने लगेगा। मतलब कि जो स्टेजेस में है, एनाजिन केटाजिन वाली स्टेजेस में है ना, तो एनाजिन वाली स्टेज को ये इम्प्रूव कर देगा। हमें करना क्या है, बाल की जो प्रारंभिक स्टेज है, ग्रोथ अवस्था है, उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए विटामिन उसमें प्रॉपरली देंगे, मल्टी मिनरल्स उसमें बराबर देंगे। मल्टी मिनरल्स का भी बहुत इफेक्ट है, कैल्शियम भी होना बहुत जरूरी है, जिंक भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बालों के लिए। तो ये सारी चीजें यदि हम उस बाल को देते रहेंगे, पर डे देते रहेंगे, तो बाल अपने आप ही ग्रो करने लगेगा। कुछ बाहर निकलती कुछ चीजें हम स्किन में लगाते हैं तो भी उससे अंदर ट्रांसफर होती है। तो हमें हमारे बाल की केयरिंग के लिए रेगुलर बेस पे हल्की सी मसाज करना चाहिए, ऐसे नहीं खूब रगड़ना चाहिए ताकि बाल जो लास्ट वाली स्टेज है तो साफ ही हो जाए और फॉलिकल को भी उखाड़ डाले। तो रेगुलर बेस पे हम थोड़ा थोड़ा इनकी मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। इससे क्या सप्लाई बढ़ता है, नर्व अपने आप थोड़े थोड़े जनरेट होने लगते हैं, उनमें ऑक्सीजन बराबर पहुंचने लगता है। इसके लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से भी सर्कुलेशन बढ़ता है। और एक ये रामदेव बाबा वाली, ये हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इनसे भी सप्लाई हमारा बढ़ जाए। बेसिकली हमें करना क्या है, बाल का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, है ना, पूरे विटामिन उसमें देना पड़ेंगे, बाल ड्राई नहीं रहे। ड्रायर का यूज नहीं करें, बाल धोने के बाद में हमें बहुत जल्दी रहती है, स्पेशली महिलाओं को बहुत जल्दी रहती है, तो वो दे दनादन बालों के भले कुछ भी हो जाए, उसकी क्यूटिकल लेयर खराब हो जाती है, उसकी अंदर की शाइनिंग खत्म हो जाती है।
अंदर से जो ग्लैंड उसमें सीबम ग्लैंड है, और इसके भी ये जो ग्लैंड रहती है ये हमें ऑयली बनाने में हेल्प करती है। बाल की वो अपना नेचुरल अपने आप खत्म होते चला जाता है, जो हम ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं बाहर से, जो ड्राई और ये सब यूज करते हैं। तो हमें हमारे बाल को अच्छा रखना है, अच्छा खाना भी है, अच्छा लगाना भी है, और अच्छी टेक केयरिंग भी अच्छी रखना है, ताकि हमारे बालों की स्ट्रेंथ बनी हुई रहे। तो आई होप आप सभी को आज कुछ समझ में आया होगा। टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले, जिनके बाल चले गए उनके लिए एक चुटकुला में कल बालों को लेके सर्च कर रही थी, तो अपने आप ही मोबाइल ने दिखाया। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या दिखाया उसने मुझे। बिना सोचे मुसीबतों से लड़ गए, जिंदगी में आगे तो बढ़ गए, पर दुख अब इसी बात का है कि मेरे स्टाइलिश बाल झड़ गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग कविता मैम के लिए, फैंटास्टिक। तो कविता मैम, इसका शादी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना? ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं शादी के बाद बाल झड़ जाते हैं, तो ये सारा मतलब तो न्यूट्रिशन का है। तो बिल्कुल आप प्रॉपर अपने बालों का टेक केयर करें, सही चीजें खाएं, और सही यानी टेक केयर करें अपने बालों की। बिल्कुल।